गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर मधुलिका सिंह उज्ज्वल आज की कक्षा में भी आपको जो हमने पूर्व की कक्षा में भारत के राष्ट्रपति की व्यवहार में स्थिति और भूमिका पढ़ी थी, उस पर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगी बच्चों कि भारत के राष्ट्रपति ने या कौन कौन से राष्ट्रपतियों ने अपनी एक सक्रिय भूमिका भारतीय राजनीति में जब जब अवसर उपस्थित हुए निभाई हैं। तो बच्चों मैं यहाँ पर बात करूँगी राष्ट्रपति संजीव रेड्डी की, कि उनके द्वारा प्रारंभ से ही शासन को परामर्श और चेतावनी देने की एक उपयोगी और प्रभावशाली भूमिका निभाने की चेष्टा की गई थी। उनके द्वारा निरंतर इस बात पर भी जोर दिया जाता रहा कि राष्ट्रीय समस्याओं का हल, राष्ट्रीय विवादों का हल विभिन्न राजनीतिक दलों की सहमति के आधार पर ढूंढा जाए तो अधिक लाभकारी होगा देश के लिए, अधिक उपयोगी होगा देश के लिए। भारत के संवैधानिक इतिहास में बच्चों पहली बार राष्ट्रपति रेड्डी को कुछ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में निर्णय लेने के भी अवसर प्राप्त हुए थे, जो भारत की राजनीति में शायद अब तक किसी भी राष्ट्रपति को ऐसे निर्णय लेने के अवसर प्राप्त नहीं हुए हैं, या शायद ही कोई राष्ट्रपति होगा जिसको संजीव रेड्डी की भांति भारतीय राजनीति में संवैधानिक प्रधान होने के बावजूद अहम भूमिका निभाने का अवसर मिला हो। तो बच्चों 1979 में राष्ट्रपति संजीव रेड्डी द्वारा चरण सिंह का प्रधानमंत्री पद पर मनोनयन यहाँ पर इसलिए कहूँगी बच्चों कि उस वक्त जगजीवन राम के पास 205 एमपीज़ का समर्थन होने के बावजूद, चूँकि राष्ट्रपति महोदय जगजीवन राम को व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं करते थे, तो ऐसे में उन्होंने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का काम किया, या आप कह सकते हो प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत किया। और उनके इस मनोनयन का, चूँकि चौधरी चरण सिंह के पास बहुमत था नहीं, यह परिणाम निकला बच्चों कि चौधरी चरण सिंह की सरकार लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करने में असफल रही। और यहाँ पर फिर राष्ट्रपति ने जगजीवन राम को सरकार बनाने का अवसर देने की बजाय चौधरी चरण सिंह मंत्रिमंडल के परामर्श पर लोकसभा को भंग कर दिया। आप देख सकते हो बच्चों कि जिस मंत्रिमंडल कहलाने लायक भी नहीं था, यानी जिसको लोकसभा में बहुमत भी प्राप्त नहीं था, उसके परामर्श पर राष्ट्रपति रेड्डी ने लोकसभा भंग कर दी। तो बच्चों इस समस्त राजनीतिक घटना चक्र में हमने देखा कि राष्ट्रपति ने जो ये आचरण किया था, जो ये व्यवहार किया था, उसने भारतीय राजनीति में कई विवादों को जन्म दिया और एक तरह से राष्ट्रपति के महत्वाकांक्षी होने के संकेत भी हमें मिले। अब हम देखते हैं बच्चों कि 1985 से लेके 89 के जो समय था, विशेषतया मैं बात करूंगी यहाँ पर 1987 के पहले 6 महीनों की।
तो इनमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जिस प्रकार के विवादों की स्थिति उत्पन्न होती देखी गई, वैसी स्थिति भारतीय राजनीति में पहले कभी भी न तो देखी गई और न ही ऐसी परिस्थितियां कभी भी पैदा भी हुई। इन दोनों के बीच की इन विवादों की स्थिति ने कई प्रश्नों को जन्म दिया हमारी राजनीति में कि क्या राष्ट्रपति भ्रष्टाचार के आरोपों के आधार पर ऐसे प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त हो, और दूसरा कि क्या राष्ट्रपति द्वारा भारत के किसी नागरिक को भ्रष्टाचार के किन्हीं आरोपों के आधार पर प्रधानमंत्री के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करने की अनुमति दी जा सकती है। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी बच्चों कि विवाद की इस स्थिति में इस समय राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा समझदारी से काम लेते हुए ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया, और इन दोनों प्रश्नों पर सामान्य विचार यही बना कि राष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई भी कदम उठाना उचित भी नहीं होगा। कुल मिलाकर बच्चों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच इस प्रकार के विवाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की न तो स्वस्थता का परिचय देते हैं और न ही यह राष्ट्रपति पद के लिए भी शोभनीय कहा जा सकता है। ऐसे में यहाँ हम आशा कर सकते हैं बच्चों कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति आसीन हैं उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी स्थिति और अपने व्यवहार को इस प्रकार से रखे कि उसका पद विवाद का विषय न बने और उस पद का सम्मान सभी पक्षों के समक्ष बना रहे। हम देखते हैं बच्चों कि 9वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भी जो स्थिति बनी थी उसने भी अनेक शंकाओं को जन्म दिया था। इसी प्रकार वीपी सिंह सरकार के पतन के बाद जो नवंबर 1990 में और प्रधानमंत्री पद से चंद्रशेखर के त्यागपत्र के बाद 1991 में भी अनेक शंकाओं को अनेक शंकाएं पैदा हुई थी, लेकिन बच्चों सभी शंकाएं निराधार साबित हुई। यहाँ पर हम इन परिस्थितियों में जो हमने कहा कि वीपी सिंह की सरकार के पतन के बाद और चंद्रशेखर के त्यागपत्र के बाद जो शंकाएं पैदा हुई थी, इन शंकाओं के बीच, इन परिस्थितियों के बीच हमने देखा कि राष्ट्रपति वेंकटरमन ने अपनी भूमिका का निर्वाह बहुत ही समझदारी और विवेक और बुद्धि का परिचय देते हुए किया। उनके द्वारा तत्कालीन परिस्थितियों में, जबकि बहुत ही अनिश्चित और अस्थायी राजनीतिक परिस्थितियां हो रही थी भारतीय राजनीति में, अपने विवेक के आधार पर संभाल लिया। यहाँ पर मैं शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहना चाहूँगी बच्चों कि उन्होंने भी संविधान की भावना और अपने पद की मर्यादा को दृष्टि में रखते हुए अपने दायित्व को भली भांति निभाया था। अब हम देखें बच्चों कि 11वीं लोकसभा हो, 12वीं लोकसभा के चुनावों ने जो त्रिशंकु लोकसभा बनाई थी, अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियां पैदा हो रही थी उस वक्त, और आगे चलकर 13वीं लोकसभा में भी किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था।
और गठबंधन की सरकार बनी थी। कुल मिलाकर हम देखते हैं बच्चों कि इस समय 1996 से लेकर 2000 इन 4 वर्षों में भारत ने 3 प्रधानमंत्री और 3 लोकसभा चुनाव देख लिए थे। और यहाँ पर इस प्रकार की अनिश्चित राजनीतिक परिस्थितियों ने, हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को सक्रिय राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के अवसर प्रदान किए थे। और यह तथ्य भी है बच्चों कि राष्ट्रपति KR नारायणन ने भारतीय गणतंत्र के अन्य किसी भी राष्ट्रपति की तुलना में इन अवसरों की, इस भारतीय राजनीति में पैदा हुई अस्थिरता के, अनिश्चय की स्थिति के कारण कहीं अधिक सक्रिय भूमिका निभाई। राष्ट्रपति पद के संबंध में स्वयं KR नारायणन ने अपना जो दृष्टिकोण था वो उन्होंने राष्ट्र के नाम जब वो संदेश देते हैं उसमें स्पष्ट भी किया था और कहा था कि मेरे मानस में राष्ट्रपति की छवि एक प्रशासनिक राष्ट्रपति की नहीं वरन एक कार्यकारी राष्ट्रपति की है, जिसे संविधान की सीमाओं में कार्य करना है। राष्ट्रपति को प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप करने या घटना चक्र को प्रभावित करने की प्रत्यक्ष शक्ति बहुत कम अंशों में प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति पद को कार्यपालिका पर, शासन के अन्य अंगों पर तथा संपूर्ण रूप में जनता पर चातुर्यपूर्ण सूक्ष्म प्रभाव अवश्य ही प्राप्त है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो बच्चों कि राष्ट्रपति पद पर जो व्यक्ति बैठा है, यदि वह अपनी उस पद की गरिमा और संवैधानिक सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र की कार्यपालिका और शासन के अंगों पर यदि विवेक से अपना प्रभाव, या आप कह सकते हो अपनी स्थिति की सक्रियता जाहिर करना चाहे तो वह कर सकता है। वास्तव में भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक प्रधान है, लेकिन वह सरकार के सर्वोच्च परामर्शदाता की भूमिका के आधार पर हम कह सकते हैं कि सरकार के निर्णयों को प्रभावित करने की भी क्षमता बच्चों रखता है। अब मैं कहना चाहूँगी कि सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति वास्तव में राज्य का एक संवैधानिक प्रधान ही है। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति के संबंध में न तो स्वतंत्र राष्ट्रपति की धारणा को अपनाया जा सकता है बच्चों, और न ही इस धारणा को अपनाना हमारी राजनीतिक व्यवस्था के लिए, हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके लिए हितकारी भी होगा। वह संवैधानिक प्रधान बनकर ही अपनी एक भूमिका का निर्वाह करे तो यह हमारी भारतीय व्यवस्था के लिए भी उपयोगी और हितकारी रहेगा। हाँ, एक पक्ष यह भी है बच्चों कि इसका मतलब यह कतई नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति का पद कमज़ोर है, जितना कि उसको समझा जाता रहा है। वह भारतीय राज्य व्यवस्था में एक प्रभावशाली और सर्वोच्च परामर्शदाता की भूमिका, यदि परिस्थितियां पैदा हो, यदि उसको अवसर मिले तो वह निभा सकता है। पूर्व में दिए गए उदाहरणों से हमने देखा भी है कि जब जब राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई हैं या ऐसे अवसर मिले हैं तो उन्होंने अपनी प्रभावशाली सर्वोच्च परामर्शदाता की भूमिका को निभाया भी है। तो इस प्रकार अब मैं ये बताना चाहूँगी बच्चों कि कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं जबकि भारत का राष्ट्रपति
अपने संवैधानिक प्रधान होने के साथ साथ उस समय पैदा हुई परिस्थितियों में अपनी एक निश्चित भूमिका, एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है। या आप कह सकते हो बच्चों कि भारत में राष्ट्रपति की जो स्थिति है वह कुल मिलाकर कुछ परिस्थितियों पर, कुछ तथ्यों पर, आप कह सकते हो कुछ तत्वों पर निर्भर करती है कि वह कैसी भूमिका निभाएगा भारतीय राजनीति में, या कैसी भूमिका निभा सकता है। तो अब मैं बताना चाहूँगी उन परिस्थितियों को, उन तथ्यों को, जबकि राष्ट्रपति को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के अवसर मिल सकते हैं। पहला तो कि जब सरकार या जब लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो और उसके परिणाम स्वरूप मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार बने। दूसरा, प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो पारस्परिक संबंध हैं। तीसरा, जो राष्ट्रीय जनमत की स्थिति है, यानी जनमत का जो समर्थन है, उस पर भी राष्ट्रपति की स्थिति निर्भर करती है। और साथ ही लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति भी, कि कोई राजनीतिक दल यदि 2/3 बहुमत से जीतकर आता है और सरकार बनाता है तो राष्ट्रपति की भूमिका नहीं के बराबर हो सकती है बच्चों। परंतु यदि इसके विपरीत, यदि कोई भी दल पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी एक सक्रिय भूमिका निभा सकता है, अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। जैसा कि पूर्व में मैंने बताया, राष्ट्रपति रेड्डी ने इस स्थिति में किस प्रकार से सक्रिय होकर काम किया था। तो बच्चों, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति का पद जो हमारे संविधान ने, हमारी व्यवस्था में रखा है, वह एक संवैधानिक प्रधान का ही है। हाँ, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यदि अनिश्चितता और अस्थायी परिस्थितियाँ पैदा हो जाए तो भारत के राष्ट्रपति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। वह अधिक सक्रिय होकर अपनी स्थिति और अपनी भूमिका का निर्वाह कर सकता है या करने की स्थिति में होता है। तो थैंक यू बच्चों।